Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today I am going to discuss about friction and related concept. This whole concept of the friction will be covered in two videos. So remain from beginning to end in the video for better understanding. Although you have studied the basic things about the friction, that is friction is a necessary evil, means friction is advantageous as well as disadvantageous. And you know, when the motion takes place, then the friction come into the existence, and this friction always opposes the motion of objects, or you can say relative motion between two objects. So let us first see the definition of the friction that you have already studied. Friction, the force which come into play between two surfaces whenever a body moves or tends to move over the surface of another body and opposes the relative motion is called friction. This force acts parallel, that is tangential to the surfaces in contact. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Suppose a object is placed on a surface and a applied force try to move it. This is the applied force, and this applied force is trying to move this object. Then this object may move or may not move. It will depend upon the value of force applied. But as this force tending to move the object, at the same moment frictional force is appeared, and which trying to oppose the motion of the object. If applied force is sufficient, that is, you can say greater than the frictional force, then the object will move. So this force of friction come into the existence between these two surfaces in contact and opposite to the direction of tending motion. Suppose इस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है इस डायरेक्शन में हो सकता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो टेंजेंशियल टू द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट होता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह से ऐसा फोर्स है जो मोशन स्टार्ट होने जा रहा है उसका अपोज करेगा, और वो सरफेसेस के कांटेक्ट में डेवलप होगा और उसकी डायरेक्शन जो है टेंजेंशियल होगी और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी. अब ये फ्रिक्शन हुआ ही क्यों? व्हाई दिस फ्रिक्शन appeared? Its origin is electrostatic force of attraction. जैसा कि हम जानते हैं कि सपोज एक सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो हम क्या देखेंगे कि देयर इज लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन इन दैट सरफेस. ऑल्दो इट अपीयर्स वेरी स्मूथ, लेकिन क्या होगा कि उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो है इरेगुलरिटीज होंगी. अब जब दूसरा ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट पे रखा जाएगा तो वहां पर भी काफी इरेगुलरिटीज होंगी उसके सरफेस में भी. अब होगा क्या कि ये ए बॉडी का सरफेस और बी बॉडी का सरफेस जो कि कांटेक्ट में है, तो उसके कुछ प्लेसेस पे हम देखेंगे कि जो सरफेसेस हैं दे आर वेरी एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर, and atom or molecules of the substance get attracted, or you can say get interlocked at these places where the surfaces are very close in contact with each other. तो इन पॉइंट्स पर जहां पर सरफेसेस काफी क्लोज में है वहां पर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो प्रेजेंट हैं उनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. ड्यू टू दैट दीज सर्फेसेस गेट इंटरलॉक्ड एट सम प्लेसेस. अब जब ये सरफेस, ये ऑब्जेक्ट ए
बी के ऊपर स्लाइड करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा, तो मोशन तभी पॉसिबल होगा जब ये इंटरलॉकिंग है टू सरफेसेस की ब्रेक होगी। तो अप्लाइड फोर्स इतना होना चाहिए कि वो इन इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर सके, तभी मोशन पॉसिबल है। तब तक मोशन पॉसिबल नहीं होगा जब तक ये इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं होगी। और इंटरलॉकिंग क्यों हुई है? जैसा कि मैंने बताया कि टू सरफेसेस कुछ पॉइंट्स पर वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं, और जिससे कि वहां पर जो एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिससे कि बोथ सरफेस जो है इंटरलॉक्ड हो गए हैं। यही रीजन है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का ओरिजिन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, यानी जो टू सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है वो है कॉज ऑफ, उसका कॉज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस एट फ्यू पॉइंट्स। जो हमें अपरेंट एरिया दिख रहा है काफी ज्यादा दिख रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरे सरफेस पे जो एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों वो दूसरे सरफेस के एटम या मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। केवल अट्रैक्शन उन पॉइंट पे स्ट्रांग होगा जहां पर टू सरफेसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये है जो है फ्रिक्शन का ओरिजिन का मेन कॉज। आगे बढ़ते हैं कि ये मेनली किस पे डिपेंड करता है? द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन नंबर वन नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस। टू जो सर्फेसेस हैं उनका मटेरियल क्या है और उनकी स्टेट क्या है, मतलब स्मूथनेस या रफनेस कैसी है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। इस मटेरियल के बने हैं, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और जिस मटेरियल के वही बने हैं उनकी रफनेस या स्मूथनेस कैसी है, अकॉर्डिंगली जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड होगा। सेकेंड पॉइंट है वो है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मींस हाउ व्हेन टू सरफेसेस प्रेस harder against each other, the normal reaction increases. The interlocking between two surfaces in contact increases, so the friction increases. तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, हमें मालूम है एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ कि जब कोई फोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई होता है तो उसका रिएक्शन उतने ही अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा जाएगा तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट ये रखा है वो सरफेस उतने ही जितना उसका वेट है उसी के इक्वल एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट का मान लिया हम वेट बढ़ाते जाएं, इसके ऊपर और ज्यादा वेट रखते जाएं, तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट ए स्टार्ट प्रेसिंग the lower surface with more force and accordingly the value of the normal reaction will increase। तो इससे और क्या होगा कि जो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे जहां पर टू सरफेसेस की इंटरलॉकिंग थी, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और बढ़ जाएंगे। कुछ पॉइंट्स जो पहले से थे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। तो जिन पॉइंट्स पर वो टू सरफेसेस पहले से कांटेक्ट में थे वहां पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो जाएंगे। कब? जब ऑब्जेक्ट ए के ऊपर और ज्यादा हम फोर्स लगा देंगे और कुछ जो है पॉइंट न्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे ए ऑब्जेक्ट पर वेट हम बढ़ाते जाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और अकॉर्डिंगली जो है जो इंटरलॉकिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेसेस के बीच में लग रहा होगा वो और इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफएस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफएस इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने इक्वल साइन में कन्वर्ट किया तो एक कांस्टेंट म्यू एस लगा दिया। इस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या सिंपली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसको डिटेल में अभी समझते हैं।
अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन की। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले तो है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन डेवलप होता है टू सरफेसेस के बीच में, कब? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के अगेंस्ट मोशन करने वाला होता है। एक्चुअल मोशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, जस्ट वन सरफेस इज टेंडिंग टू मूव ओवर द अनदर सरफेस। तो अभी भी रेस्ट में है, लेकिन हाँ मोशन शुरू करने वाला है, यानी एक सरफेस दूसरे सरफेस पर स्लाइड करने वाला होता है। उस समय तक जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर है इट इज द फ्रिक्शन फोर्स विच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर बट एक्चुअल मोशन हैज नॉट इट स्टार्टेड। एक्चुअल मोशन अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट होगा आगे। कब? जब हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि मोशन स्टार्ट हो जाएगा, इंटरलॉकिंग जो हुई थी सरफेसेस के बीच में वो ब्रेक हो जाएगी और एक्चुअल मोशन होने लगेगा। लेकिन जब तक मोशन नहीं हो रहा है, केवल मोशन इज टेंडिंग टू टेक्स प्लेस, उस समय तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू सरफेसेस के बीच में लग रहा होगा उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि टू सरफेसेस अगेंस्ट ईच अदर रेस्ट में हो तो भी फ्रिक्शन होगा, नो, तब नहीं होगा। जैसे मान लिया यहां पर हम क्या कर दें, एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे हम रख देते हैं, ये सरफेस है और उस पर हमने एक ऑब्जेक्ट ए रख दिया। अब कहो कि इनके बीच फ्रिक्शन लग रहा है इस समय, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन कब लगेगा? जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर देंगे। फोर्स अप्लाई कर दिया मतलब अब ये हम इस ऑब्जेक्ट ए को सरफेस बी के अगेंस्ट मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट ए ओवर द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा और अपोजिट टू द टेंडिंग मोशन होगा। मोशन इस डायरेक्शन में होने वाला है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा। अच्छा, तो यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है उसी के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की ये क्वालिटी है, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, मीन्स इट एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। यानी उस टाइम तक जो है लगातार स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करती रहेगी जब तक कि जो है एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हो गया है। जब एक्चुअल मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे और उसकी वैल्यू जो होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी कम होगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हमने इसको मूव कराने के लिए मान लिया 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो भी 5 न्यूटन का होगा। अब हमने इसमें अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स विल आल्सो भी 6 न्यूटन, क्योंकि एक्चुअल मोशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। अभी फोर्स बैलेंस होने चाहिए, अनबैलेंस हो जाएंगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मोशन तो तभी स्टार्ट होगा जब फोर्सेज जो लगने वाले फोर्सेज होंगे वो अनबैलेंस्ड होंगे। तो जब तक बैलेंस्ड होते जा रहे हैं फोर्सेज तब तक मोशन स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो अब मान लिया हमने अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 7 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है और तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो वो उतनी मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ेगा, है ना। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। एज वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स द स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेज अप टू द टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की उसको हम एक नया नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन देंगे। और या फिर इसको यदि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लें तो ये होगा लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो ये जो लेस देन इक्वल टू साइन है ये क्या शो कर रहा है? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के सेल्फ एडजस्टिंग नेचर को ये शो कर रहा है। अब हम बात करेंगे
डेफिनेशन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वही है कि द मैक्सिमम अपोजिंग स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो मैक्सिमम अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे बस मोशन करनी ही वाली होती है, वहां तक का जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। सिंपली वी कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन or a given two surfaces is called limiting friction of those surfaces। अब बात करेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें वही पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं, उन्हीं को सिस्टमेटिक ढंग से पॉइंट्स में लिख दिया गया है कि लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय अनदर सरफेस। तो ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर दी है कि जब कोई सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो उतना ही रिएक्शन अपवर्ड ये दूसरा सरफेस बी सरफेस भी अप्लाई करता है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और तो जो यहाँ पर फोर्स जब हम लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप होगा एफएस वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इसके वेट पे डिपेंड करेगा। जितना वेट होगा, जैसे जैसे हम या ए के ऊपर वेट बढ़ाते चले जाएं, मतलब कुछ और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख दें, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। अकॉर्डिंगली जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सर्फेसेस विल इंक्रीज। तो एफएस इज इक्वल टू म्यू एन, where mu is known as coefficient of limiting friction, maximum static friction। Second point है the force of limiting friction is independent of apparent area of contact। हमें ऐसा लगता है कि जो टू सरफेसेस के बीच में जो एरिया है उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही होगी। ये मान लिया एरिया है P से Q तक, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि जो P और Q के बीच का एरिया है वो तो एरिया ऑफ क्या है, अपेरेंट है, अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है। जो रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट है दैट इज लेस देन द अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि कुछ ही पॉइंट पर सरफेस जो है सरफेसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस। तो रफनेस ऑफ द सरफेस की वजह से क्या है कि टू सरफेसेस के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर टू सरफेसेस कांटेक्ट में है। तो जो अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट तो लार्ज दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट देखा जाए तो वो कुछ पॉइंट्स पे है जहां पर टू सरफेसेस एक्चुअली समझो इंटरलॉक है। उन सब का टोटल एरिया जो है वो रियल एरिया होगा, रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा। दैट इज व्हाई द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर हमें अपरेंट एरिया वर्ड जरूर यूज करना है, केवल एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं लिखना है ना, अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन के बारे में। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन ओवर द अदर एंड टेंजेंशियल अलोंग द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होता है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडिंग मोशन और along the tangent drawn between the two surfaces in contact। फोर्थ पॉइंट है द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। नेचर ऑफ मटेरियल पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब मान लिया टू सरफेसेस ऐसे हैं जो कि मान लिया एक मेटल से बने हुए हैं या टू सरफेसेस हैं वो प्लास्टिक या रबर के बने हैं, तो यहाँ पर जो मटेरियल चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा। और साथ में जो रफनेस या स्मूथनेस होगी सरफेसेस की उन पे भी डिपेंड कर रहा होगा। तो मटेरियल क्या है इस बात पर भी डिपेंड कर रहा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप का जो फ्रिक्शन था जिसको हमने कहा था काइनेटिक फ्रिक्शन।
It is the friction force which come into existence when one object moves over the surface of another object. यानी जो एक्चुअल मोशन हो रहा होगा उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये भी बात है कि जैसे जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है. तो इंटरलॉकिंग जब ब्रेक हो गई तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो पहले मैक्सिमम पहुंच चुकी थी वो अब थोड़ी जो है डिक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पर देखिए हमने वही ग्राफ शो कर रखा है. इस ग्राफ में क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स में ग्राफ ड्रॉ किया गया है. तो ओ पॉइंट से लगा करके इस सपोज ए पॉइंट तक डायरेक्टली समझो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है. इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है. जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता चला जा रहा है. मतलब ये ओ से ए तक जो लग रहा है फोर्स वो क्या है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. ओ ए से थोड़ा पहले तक है ना, क्योंकि ए पर मैक्सिमम हो गया है, ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की. तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया है और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट को हम ए पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया है तो इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे. ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन होगा उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे या फेयर्स, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है. यहां तक जो है या फेयर्स है, स्टैटिक है, और इसको हम एफ के कह देंगे बाद में क्योंकि अब मोशन स्टार्ट हो गया है. और देखिएगा इस मैक्सिमम वैल्यू जिसको कि हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा है उससे थोड़ी वैल्यू कम हो गई है काइनेटिक फ्रिक्शन की. तो यहां पर मोशन स्टार्ट हो गया है, मोशन स्टार्टेड है, मतलब इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई है, मोशन स्टार्ट हो गया है. तो फ्रिक्शन जो सरफेसेस के बीच में मैक्सिमम पहुंच गया था अब थोड़ा रिड्यूस होकर के दिखाई दे रहा है और जिसको कि हम काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. एक को कहते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरे को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, द काइनेटिक फ्रिक्शन में बी टू टाइप. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one body is sliding over the surface of other body is called sliding friction. मतलब टू बॉडी के सरफेसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहे होते हैं. मतलब यहां पर एक सरफेस दूसरे सरफेस पर फिसल रहा होता है. ये सरफेस ए है, ये बी है और हमने फोर्स इस पे लगाया तो ये सरफेस बी के सरफेस पे स्लाइड कर रहा है. तो यहां पर जो फ्रिक्शन होगा उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे. दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन. और रोलिंग में क्या होगा, द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन फॉर ए गिवन नेचर ऑफ द सरफेसेस. अब भले वही ऑब्जेक्ट जो पहले थे अब हम यहां पर क्या करें कि व्हील्स लगा दें. व्हील लगाने पर क्या होगा, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था वो अब कन्वर्ट हो गया रोलिंग फ्रिक्शन में. तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा उसकी वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होगी फॉर गिवन टू सरफेसेस. तो पहले टू सरफेसेस और ए एंड बी के बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब था जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे. अब हमने इन टू सरफेसेस के बीच में क्या कर दिया है, रोलर लगा दिए हैं, व्हील्स लगा दिए हैं. तो वही सरफेस जो था अब रोलिंग में कन्वर्ट हो गया है. तो रोलिंग जो फ्रिक्शन होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की. हालांकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोई बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है, कुछ नया भी नहीं है कि जो फार्मूला आया था उसी को हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं फ्रॉम द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू, द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होगा उसी को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, है ना। अब मान लिया ये यहाँ पर जो म्यू लिखा हुआ है, म्यू के भी हो सकता है, म्यू के इज इक्वल टू हो जाएगा एफ के अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है कि म्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस अपॉन एन, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एग्जिस्टिंग है, तो ये एफ एस की वैल्यू कहाँ तक बढ़ सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है इसको केवल म्यू लिख रखा है इन जनरल करने के लिए कि जैसा हो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाए तो एफ के अपॉन एन कर दो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाए तो एफ एस अपॉन एन कर दो। तो एफ के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, और एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, यदि मैक्सिमम वैल्यू दी गई है। अब जो ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सरफेस टू सरफेस वेरी करेगा, क्योंकि ये सरफेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ना। ऐसा नहीं कि कोई ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है वो अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होगा। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, प्लास्टिक प्लास्टिक है, प्लास्टिक मेटल है, या मेटल मेटल है, और वो भी सरफेसेस कैसे हैं, स्मूथ हैं या रफ हैं। तो इस तरह से नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेसेस पे डिपेंड करेगा म्यू की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, और टेम्परेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो ऑन एन एवरेज कहें, इन जनरल कहें, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में इन जनरल कह सकते हैं कि वो डिक्रीज करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वो सरफेसेस जो होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, इंटरलॉकिंग वीक हो जाती है, जिससे कि जो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। हालांकि ये जो सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं उनके नेचर पे टोटली डिपेंड करता है, जैसा कि पहले बताया गया है। अब देखिएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, बताया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूजुअली इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल। अब टू मटेरियल हमने ले लिए हैं, एक बात कर रहे हैं मेटल्स की, मेटल्स। तो फ्रिक्शन decreases as the temperature rises because the surfaces can oxidize or soften, reducing the mechanical interlocking। तो जो मेटल के केस में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो सरफेसेस ऑक्सीडाइज हो सकते हैं या सॉफ्टन हो सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा फ्रिक्शन है या यस है उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी। जब एफ एस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा जैसे पॉलीमर या रबर्स है, उसके केस में क्या होता है, अपॉन फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर एज दे बिकम मोर एडहेसिव। पॉलीमर्स या रबर्स के केस में थोड़ा डिफरेंट है मेटल्स के, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब जो है दे बिकम मोर एडहेसिव, वो एक दूसरे में के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा था वो अब और ज्यादा लगने लगेगा विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। तो पॉलीमर और रबर्स के केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, क्योंकि उनके बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो है इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल बातें थी इस वीडियो से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।